हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, अर्थात जो सर्वोपरि संचरण लाइन रहती हैं और वितरण लाइन रहती हैं, इनके संबंध में भारतीय विद्युत नियम क्या हैं। तो हम आज के लेक्चर में इन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये नियम हैं ये इसके गुण के अनुसार अलग अलग रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल एंड स्ट्रेंथ की, कि मटेरियल और स्ट्रेंथ के लिए इसके गुण क्या रहे, नियम क्या हैं। तो जो मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के लिए इसके नियम 86 के का जो उपनियम 1 है उसमें वर्णन के अनुसार नियम है कि सर्वोपरि लाइन के सभी चालकों की जो भंजन सामर्थ्य है, अर्थात उसका भंजन प्रतिबल है, वो 317.52 किलोग्राम अर्थात 700 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। 700 पाउंड। तो इस तरीके से ये जो भंजक प्रतिबल है 317.52 किलोग्राम या 700 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है इसका, जहाँ निम्न वोल्टता की सर्वोपरि लाइन जो किसी उपभोक्ता के भवन पर है, अर्थात जहाँ पर निम्न वोल्टता की ओवरहेड लाइन यूज हो रही है और जो क्या है किसी उपभोक्ता के भवन के ऊपर से गुजर रही है, तो ऐसे चालकों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी भंजन सामर्थ्य 136.08 किलोग्राम या 300 पाउंड। भंजन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए उनकी? 300 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात कोई भी ओवरहेड लाइन यदि किसी मकान के ऊपर से गुजर रही है या उपभोक्ता के भवन के ऊपर से गुजर रही है, तो वहाँ से जो लाइन गुजर रही है, तो ऐसे चालकों का प्रयोग जो करना चाहिए वो कौन से चालक होने चाहिए? वो ऐसे चालक होने चाहिए जिनकी जो भंजन सामर्थ्य है वो 300 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए या 136.8 kg से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है कि यदि निम्न वोल्टता की सर्वोपरि संचरण और वितरण लाइन में दो आलम्बों के बीच की दूरी, अर्थात कोई से भी हमारे दो आलम्ब हो गए, इनके बीच की दूरी या स्पान की लंबाई 50 फीट से कम हो, अर्थात यदि ये 50 फीट से कम है तो क्या है, वहाँ ऐसे चालकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी भंजन सामर्थ्य 138.07 किलोग्राम अर्थात 300 पाउंड से कम ना हो। तो हम कैसे चालकों का यूज करेंगे? ऐसे चालकों का यूज करेंगे जिनकी भंजन सामर्थ्य 300 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए। कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर क्या है, जो भी अगर सर्वोपरि वितरण लाइन या संचारण लाइन रह रही है उसमें यदि उनके बीच की दूरी जो स्पैन है, स्पैन की जो लंबाई है वो 50 फीट से कम हो, तो वहाँ हम 300 पाउंड से कम ना होने वाले भंजन सामर्थ्य की यूज करेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है चौथा, मतलब अगला पॉइंट है मैक्सिमम स्ट्रेस। अभी तक हमने मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या नियम है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसे हम अधिकतम प्रतिबल भी कहते हैं, और प्रत्येक सर्वोपरि लाइन का जो स्वामी होता है वह यह संतुष्टि कर ले कि उसमें
सुरक्षा कम से कम जो है अभियांक अर्थात कम से कम सेफ्टी फैक्टर की है। जो कृत्रिम भार रहता है जो क्रिपलिंग लोड रहता है अर्थात क्रिपलिंग भार रहता है, उन पर भरे खंभों में भी क्या न्यूनतम अभियांक हमें देखना होता है। तो इस तरीके से जो अभियांक है या न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर है, तो ये क्या, ये इसका पहला पॉइंट है कि हाथ के ढले हुए कंक्रीट के खंभों में न्यूनतम अभियांक जो रहता है या मिनिमम सेफ्टी फैक्टर रहता है वो कितना होता है, 3.01 रहता है। यदि लौह या इस्पात धातु के बने खंभों का न्यूनतम अभियांक की बात करें तो वो कितना होता है, 2.01। और मशीनों से बने कंक्रीट के खंभों का जो न्यूनतम अभियांक रहता है वो कितना रहता है, 2.51। इसी तरीके से जो लकड़ी के खंभे होते हैं उनमें जो न्यूनतम अभियांक रहता है वो कितना रहता है, 3.5। तो जो हमारे हाथ के ढले खंभे रहते हैं उनका अभियांक 3.0 और लौह या इस्पात के धातु के बने खंभों का न्यूनतम अभियांक 2.0, मशीनों से बने कंक्रीट खंभों के न्यूनतम अभियांक 2.5, लकड़ी के खंभों में जो न्यूनतम अभियांक रहता है वो कितना रहता है, 3.5। तो इस तरीके से ये 4 बातें हमें सेफ्टी फैक्टर के लिए ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम कौन सी चीज़ यूज कर रहे हैं जिसमें जो सुरक्षा है वो कम से कम इन अभियांकों को के अंडर में रहे। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इसी में मैक्सिमम स्ट्रेस का ही पॉइंट बी। तो इस पॉइंट के अंदर हम जो स्वामी होता है वह इस बात की संतुष्टि कर ले कि जो लाइन की तरफ से जो खंभे रह रहे हैं उनकी दृढ़ता उस दृढ़ता की 1/4 से कम नहीं हो, जितनी लाइन को पार करती हुई दिशा में नहीं चाहिए। अर्थात जो हमारा स्वामी है जो किसी लाइन को बिछा रहा है या ड्रॉ कर रहा है तो वह इसकी संतुष्टि कर ले कि जो लाइन के तरफ के खंभों की दृढ़ता है तो उस दृढ़ता की 1/4 से कम नहीं हो, जितनी की जो लाइन को क्रॉस कर रही है अर्थात लाइन को पार करती हुई दिशा में नहीं चाहिए। तो इसके अतिरिक्त यह है शर्त भी है कि जो लेटिस पोल रहते हैं या जालीदार खंभे रहते हैं या कोई मिश्रित ढांचा होता है तो उनके होने पर उन टूटे हुए तारों की जो स्थिति में जो है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार बताए कि जो अभियांक है वो 1.5 से कम ना हो, अर्थात सेफ्टी फैक्टर 1.5 से कम ना हो। इसके अलावा जो टेक तार रहते हैं या स्टे वायर रहते हैं या रक्षक तार रहते हैं या गार्ड वायर रहते हैं या फिर बियरर तार रहते हैं या बियरर वायर रहते हैं, इनका जो न्यूनतम अभियांक है वो कितना होगा, 2.5 होता है, ताकि तार की जो अंतिम तनाव सामर्थ्य है वो उसके अंतिम तनाव सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। अगर हम इसके सी पॉइंट की बात करें तो चालकों में जो न्यूनतम सुरक्षा गुणक होता है अर्थात जो अभियांक है वो कितना होगा, 2 होगा। हमारा अभियांक कितना होगा, 2 होगा, जो उसकी अंतिम तनाव सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का तनाव बिना बाहरी वैद्युत भार के चालकों की अंतिम तनाव सामर्थ्य के निम्नलिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अर्थात अगर हम जो प्रतिशत की बात करें तो जो प्रतिशत रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि जो प्रारंभिक बिना भार तनाव के लिए है वो कितना प्रतिशत रहेगा, 35%, और जो अंतिम बिना भार तनाव के लिए है वो कितना रहेगा, 25%। अर्थात जो अंतिम बिना भार तनाव है अर्थात जो जहाँ पर कि तनाव में भार नहीं है, तो इस तरीके से ये कितना रहेगा, 25%। और
इन चालकों पर जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सामान्य और तिकोने आकार का हो, जैसा कि 3 तारों के बने चालक 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिना भार तनाव, इस चालक की अंतिम जो तनाव सामर्थ्य रहती है वो 30% से अधिक नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो इसकी तनाव सामर्थ्य है वो 30% से अधिक नहीं बढ़ सकती। इस तरीके से हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट के अंडर में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो इसमें उपनियम 1 में बताए गए जो सुरक्षा गुणांक का हिसाब है, तो उसका हिसाब लगाने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि अधिक हवा का दबाव वह होगा जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में बताएगी, अर्थात जो अधिक दबाव का भार है वो क्या है, वह होगा जो राज्य सरकार क्या है प्रत्येक मामले में बताएगी। क्या बताएगी? हवा का दबाव। दूसरा है बेलनाकार ढांचे अर्थात सिलेंड्रिकल बॉडीज़ की स्थिति में प्रभावी क्षेत्र उसका 2/3 माना जाएगा, जिसका भाग हवा के दबाव के लिए खुला हुआ हो। अर्थात जो हमारा प्रभावी क्षेत्र है वो कितना माना जाएगा? 2/3 माना जाएगा, जितना भाग जो है वो हवा के दबाव के लिए खुला हो। तीसरा है जो जालीदार स्टील या दूसरे मिश्रित ढांचों की दशा में यह प्रतिभा सतह के मेंबरों पर हवा के दबाव की तरफ के मेंबरों पर हवा के दबाव का आधा भार माना जाएगा, और जो अभ्यांक रहेगा उसके हिसाब से 8 अर्थात स्ट्रक्ट पर क्या क्रिपलिंग लोड अर्थात क्रिपलिंग भार और तनाव मेंबर्स की सीमित लचक के आधार पर ये लगाया जाएगा, अर्थात इलास्टिक लिमिट के आधार पर लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस के अंतर्गत हमारे पॉइंट्स थे, जिनमें कि हमने टेंशन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इनिशियल अनलोडेड टेंशन और फाइनेंशियल अनलोडेड टेंशन्स थी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के लिए क्या नियम है? तो सबसे पहले हमने मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के लिए नियम पढ़े, फिर हमने मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए नियम पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स के लिए नियम। तो जॉइंट्स के लिए रहता है जो सिरोपरी लाइन में जो जोड़ रहते हैं वो यांत्रिकी और विद्युत की दृष्टि से क्या होते हैं? काफ़ी दृढ़ होते हैं, और जोड़ की जो सामर्थ्य दृढ़ता होती है वो 95% से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात इससे कम नहीं होगी। और विद्युत चालक की जो संवाहता है अर्थात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या है? चालक से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो विद्युत चालक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालक से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, जिनके अंतर्गत हमने जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थे, तो भारतीय विद्युत नियमों के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ लोएस्ट कंडक्टर, अर्थात जो सबसे नीचे के चालक की भूमि तल से ऊंचाई। तो जो सबसे नीचे के चालक रह रहा है उसकी भूमि तल से क्या ऊंचाई होगी, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारी सिरोपरी विभागीय सर्विस लाइन रहती हैं जो कि सड़क को पार करके लगाई जाती हैं, तो इस तरीके से जो सड़क को पार करके लगाई जाए कि किसी भी चालक का कोई भी भाग भूतल से निम्नलिखित ऊंचाई से कम पर ना हो, अर्थात जो हम आगे बात कर रहे हैं इस ऊंचाई से कम पर ना हो। तो इस तरीके से जो लाइंस रह रही हैं वो हमारी जैसे कि सिरोपरी विभागीय लाइन के अंतर्गत हमारी निम्न और मध्य पूर्णता लाइन आ रही हैं, तो इनकी जो लाइन की लंबाई है जो ज़मीन से रहे वो कितनी रहे? 5.791 मीटर, अर्थात 19 फुट। तो ये कितनी रहेगी? 19 फुट रहेगी। कब? जबकि ये
कौन सी है? निम्न व मध्य, निम्न व मध्यम वोल्टता लाइनों के लिए। दूसरी है हमारी उच्च वोल्टता लाइन के लिए, अर्थात हाई वोल्टेज के लिए। तो हाई वोल्टेज के लिए कितनी रहेगी? ये रहेगी 6.096 मीटर, अर्थात 20 फुट। तो ये 20 फीट रहेगी किसके लिए? हाई वोल्टेज टेंशन लाइन के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे डबल लाइंस के लिए हो गया। तो क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ द लो कंडक्टर। दूसरी बात करते हैं इसमें, जो सिरोपरी लाइन रहती है वो या विभागीय लाइन रहती है जो कि सड़क के किनारे लगाई जाती है। जैसे कि कोई सड़क जा रही है, उस सड़क के किनारे पोल्स लगे हुए देखे होते हैं। तो सड़क के किनारे लगाई जाती है, तो उसका चालक, जो कोई भी चालक रहता है या उसका कोई भी विभाग रहता है, वो भूमि से ऊंचाई पर होना चाहिए, अर्थात एक निश्चित ऊंचाई से कम पर नहीं होना चाहिए। अगर हम निम्न वोल्टता या मध्यम वोल्टता की बात करें कि निम्न व मध्यम वोल्टता, लाइन की बात करें तो ये हमारा कितना होगा? 5.485 मीटर, अर्थात ये कितनी रहेगी? 18 फुट रहेगी। तो इस लाइन की ऊंचाई कितनी रहेगी? 18 फुट। दूसरा है हमारा उच्च वोल्टता के लिए, अर्थात हाई वोल्टेज लाइन के लिए। तो जो हाई वोल्टेज लाइन के लिए है, ये हमारी रहेगी 5.797 मीटर, अर्थात लगभग 19 फुट के लगभग रहेगी। तो इस तरीके से ये हमने दोनों तरीके की लाइन पढ़ी। एक तो लाइन की कोई सड़क आ रही है, उसके दोनों तरफ पोल लगे हैं और इस सड़क को क्रॉस करते हुए जाएगी। दूसरी लाइन जो हमने अभी पढ़ी वो क्या थी? हमारी कोई सड़क है, उसके किनारे सड़क के पोल लगे हुए हैं और उन पोल पे जो वायर्स हैं उनकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी रहेगी। तीसरी बात करते हैं कि किसी भी सिरोपरी लाइन या विभागीय लाइन जो सड़क के साथ साथ या सड़क के ऊपर से पार ना करती हुई किसी दूसरे स्थान से जा रही हो, तो उसका कोई भी चालक क्या है या उसका कोई भी भाग है, वो कितनी ऊंचाई पर रहेगा। अर्थात कि जो हमारी कोई सिरोपरी लाइन है या विभागीय लाइन है जो कि हमारी सड़क है, सड़क के जैसे ये सड़क है, सड़क के ऊपर से पार करती हुई नहीं जा रही है या फिर किसी दूसरे स्थान से जा रही है, तो उसका कोई भी चालक है तो उसके लिए कितनी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हम निम्न और मध्यम वोल्टता की बात करें तो जो निम्न और मध्यम या उच्च वोल्टता, ठीक, अर्थात कहाँ तक? 11,000 वोल्ट तक के, अर्थात 11,000 वोल्ट तक के नंगे या जो तार हैं वो खुले हों, अर्थात खुली हो, तो इसकी जो ऊंचाई कितनी रहेगी? वो रहेगी 4.572 मीटर, अर्थात 15 फुट। दूसरा अगर बात करें कि निम्न, मध्यम और उच्च वोल्टता लाइन, अर्थात निम्न, मध्यम अथवा उच्च वोल्टता लाइन या हाई टेंशन लाइन HV, तो ये इसकी अगर 11,000 वोल्ट तक की अगर विद्युत रोधक हो, अर्थात उस पर कोई कवर चढ़ा हो, इंसुलेशन हो, तो अगर विद्युत रोधित हो तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? 3.953 मीटर, अर्थात 13 फुट। तो उसकी लाइन की लंबाई कितनी रहेगी? 13 फुट। अब हम बात करते हैं तीसरा कि 11 वोल्ट लाइन में
भूमिगत से ऊपर ऊंचाई हमारी 17 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। यदि सिरोपरी लाइन 11 kVA से अधिक है, अर्थात 11 kVA की लाइन में जो भूमिगत से ऊपर ऊंचाई पर है तो उसकी ऊंचाई 17 फुट से कम नहीं रहनी चाहिए। और यदि जो ओवरहेड लाइन है वह 11 kVA से अधिक है, अर्थात जो हमारा 11,000 वोल्ट से अधिक है, तो सिरोपरी लाइन में जो चालक है उस चालक की भूमिगत से ऊंचाई वोल्टता के बढ़ने के साथ साथ क्या है, 1 फुट बढ़ा दी जाती है। जो वोल्टता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, 1-1 फुट उसकी ऊंचाई बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये कितनी रहती है, 0.305 मीटर या 1 फुट बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा रहता है। और यदि जो सिरोपरी लाइन है यह सड़क के साथ साथ या सड़क के ऊपर से पार करती है तो क्या रहता है, चालक की भूमि से जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 20 फुट होनी ही चाहिए। इसके अलावा यदि जो सिरोपरी लाइन है इसका प्रयोग ट्राली के साथ हो तो जो तार व चालकों के बीच अंतर है उसके लिए अगर हम बात करें तो विद्युत रोधित अगर हम तार यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो सिरोपरी लाइन की जो निम्न व मध्यम वोल्टता की है और ट्राली के तार को पार करती हुई जा रही है तो क्या है, चालक की भूमिगत से ऊंचाई 1.219 मीटर रहेगी, अर्थात 4 फुट रहेगी। दूसरा, यदि उच्च वोल्टता की जो सिरोपरी लाइन है जिसके लिए चालक की भूमिगत से ऊंचाई 1.528 मीटर रहेगी, अर्थात 1.528 मीटर रहेगी, अर्थात 5 फुट रहेगी। तो इस तरीके से जो अगर नंगे तारों की बात करें तो नंगे तारों से विद्युत रोधित चालक को पार करते हुए जाना है तो जो चालक की ऊंचाई रहेगी भूमि से वो हमारी निम्नतम या मध्यतम वोल्टता के लिए 1.830 मीटर अर्थात 6 फुट रहेगी। और जो उच्च वोल्टता लाइन है 11 kVA तक की उसके लिए ये 2.439 मीटर अर्थात 8 फुट रहेगी। और अगर उच्च वोल्टता लाइन की बात करें 11 kVA की से अधिक के लिए तो यह 3.048 मीटर अर्थात 10 फुट रहेगी। यदि हम बात करें अति उच्च वोल्टता के लिए तो यह 3.048 मीटर अर्थात 10 फुट रहेगी। तो इस तरीके से ये वोल्टताएं रहती हैं और इनके लिए हम यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अनुसार हमने सिरोपरी संचरण और वितरण लाइन के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ओवरहेड लाइंस के लिए जो भारतीय विद्युत नियम है उनके बारे में पढ़ा। और क्लियरेंस है वो ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर अर्थात जो सबसे नीचे के चालकों की जो रहती है वो भूमि तल से ऊंचाई रहती है वो कितनी रखनी चाहिए। अब हम